चलिए देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 21 केस स्टडी क्या कहती है, देखते हैं एक बार। रामनाथ लिमिटेड इज डीलिंग इन इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क। रामनाथ लिमिटेड है उसका काम क्या है, इंपोर्ट का काम है ऑर्गेनिक फूड आइटम्स का बल्क में। द कंपनी सेल्स द आइटम्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन अट्रैक्टिव पैकेजेस। कंपनी क्या करती है, उन्हीं को स्मॉल क्वांटिटी में बेचती है पैकेजिंग करके। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन इन द पास्ट में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रही है। Keeping up with the latest packing technology, the company decided to upgrade its machinery। और कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है, कंपनी ने अपनी मशीनरी को अपडेट करने का डिसाइड किया। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर विक्रांत, कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है मिस्टर विक्रांत धुल, ही एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग्स। ठीक है, उन्होंने ये चेक कर लिया कि उन्हें कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कितने टाइम के लिए है। दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। इससे क्या होगा, इससे कंपनी का इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन उनकी इस स्टडी से लिंक हो जाएगा और कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। देयरफॉर मिस्टर विक्रांत धुल बिगिन द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट 4 years। इस वजह से कंपनी ने मिस्टर धुल क्या करने लगे, मिस्टर धुल ने काम शुरू किया कंपनी की नेक्स्ट 4 year की सेल्स को फोरकास्ट करने का। ही ऑल्सो कलेक्टेड द रिलेवेंट डाटा अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेशन इन द कमिंग ईयर। उन्होंने प्रॉफिट एस्टिमेशन पे भी काम करना चालू किया। बाय डूइंग दिस ही वांटेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। ये करते हुए वो ये श्योर होना चाहते थे कि उनकी फंड्स की अवेलेबिलिटी इंटरनली बनी रहे। फॉर द रिमेनिंग फंड्स ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोर्सेज। और रिमेनिंग फंड के लिए वो अल्टरनेटिव सोर्सेज को भी कंसिडर करना चाहते थे। तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन अवर पैराग्राफ। यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और उनके इस पैराग्राफ में या इस केस में कौन कौन से 2 बेनिफिट या इम्पोर्टेंस डिस्कस किए गए हैं इस कॉन्सेप्ट के। तो कॉन्सेप्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स। जहाँ पे भी एस्टिमेशन की बात आ जाए, मैं इसको अलग कलर से अंडरलाइन करता हूँ। जहाँ पे भी एस्टिमेशन की बात आ जाए वो होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में सोचने की बात आ जाए वो हमारा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स, देखिए इट हेल्प्स टू फोरकास्ट। जब सेल्स फोरकास्ट की बात की तब भी हमारा यहाँ पे आ गया, तब भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया। बिजनेस को शॉक्स एंड सरप्राइज से बचाने के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया। तो ऐसे ही कोई 2 पॉइंट आप यहाँ से उठा करके इसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या केस स्टडी नंबर 22। केस स्टडी नंबर 22 क्या कहती है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12%। कोई कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10 to 12% फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर कैपिटल नीड्स इट हैज़ फॉलोइंग ऑप्शन फॉर बोरोइंग डेबिट। अब अपने ऑर्गेनाइजेशन को की फ्यूचर नीड्स के लिए उनके पास 2 ऑप्शन है क्या, एक 9%, दूसरा 13%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेब्ट पे, एक ऑप्शन है उनके पास 9% का, दूसरा ऑप्शन है उनके पास 13% का। तो विच सोर्स ऑफ डेब्ट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाना है वो कॉन्सेप्ट है आपका, वो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, इसका रीज़न आपको देना है। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा वो आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब बात करूँ मैं यहाँ की, तो जो हमारा डेफिनेटली, दोबारा से चेंज करता हूँ कलर, हमारे लिए जो ऑप्शन बेनिफिशियल है वो है ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज में पढ़ाया था कि द फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल only when the rate of investment is higher than return on investment on rate of interest. Return on investment is higher than rate of interest, then only the financial leverage or trading on equity would be beneficial. लेकिन A में क्या है, हमारा जो rate of interest है वो हमारा return on investment से कम है, लेकिन बी सिचुएशन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो जो हमारे लिए सूटेबल रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए। वट एवर आई सेड दैट वुड बी द आंसर एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज अलॉन्ग विद द रीजन एक्सप्लेन्ड।
ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपको देखना पड़ेगा। 24 व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी आपको देखना पड़ेगा। हम देखते हैं केस स्टडी नंबर 25। केस स्टडी नंबर 25 क्या कहती है? जी मोटर्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्रेन्स। कोई कंपनी है जी मोटर्स, वो क्रेन बनाती है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी गेट द स्टेटस। कोई कंपनी है, वो आपकी क्रेन्स बनाती है, एंड द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिपोर्ट किया, आशीष जैन, दैट वन ऑफ द सीईओ कौन था? आशीष जैन। उसको प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या रिपोर्ट किया? वन ऑफ द मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोफिस्टिकेटेड क्रेन्स हैड टू बी रिप्लेस्ड टू कम्पीट इन द मार्केट। यानी एक मशीन को रिप्लेस करना पड़ा मार्केट कॉम्पिटिशन के लिए, एज अदर कंपटीटर्स वर यूजिंग ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रेन्स। और कंपनी जैसे ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रही थी, वैसे ही इन्हें भी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करनी थी, और उन्होंने मशीन्स को रिप्लेस किया। आफ्टर अ डिटेल्ड एनालिसिस, और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के बाद इट वॉज डिसाइडेड टू परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये डिसाइड किया गया कि एक नई मशीन को परचेज किया जाएगा विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू फाइनेंस दिस मशीन थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और ये भी डिसाइड किया गया दैट दिस मशीन वुड बी फाइनेंस फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। Ashish Jain compared various machines and decided to invest in the machine which would yield the maximum returns to its investors. तो उन्होंने सिलेक्शन के बाद एक ऐसी मशीन सिलेक्ट की जो उनके इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देगी। क्वेश्चंस क्या क्या हैं? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय आशीष जैन। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि कौन से फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। बी, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिसीजन। एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब यहाँ पे कौन कौन से डिसीजन को यहाँ पे इस केस में दिया हुआ है? एक आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपका दिया हुआ है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको मिलेगा इस लाइन से, जैसे कि सारे के सारे नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न की बात की गई है, ऐसी मशीन जो रिटर्न अच्छा दे वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ किया गया जो लंबे टाइम तक रहे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इसके आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 25। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी। 3 फैक्टर्स की बात की गई है जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तो तीनों फैक्टर जो ऊपर वाले थे वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? एज पर द क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लेन द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, तो बार बार नहीं बताऊँगा। 28 केस है। केस देखते हैं 28 क्या कहता है? स्टील वन एंटरप्राइजेस इज मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी स्टील यूटेंसिल्स। एक कोई कंपनी है स्टील वन एंटरप्राइजेस, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के स्टील यूटेंसिल बनाती है। द डिमांड फॉर स्टील इज राइजिंग एज पीपल आर गेटिंग अवेयर दैट प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जैसे कि लोगों को पता चल रहा है कि प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो स्टील के यूटेंसिल्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील यूटेंसिल, जिससे कि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। To encourage sales, Steel One Enterprises declared a liberal credit policy which allows 3 months of credit to its wholesale buyers. उन्होंने इसके लिए क्या किया? एक पॉलिसी दी जिससे कि इनके होलसेल बायर्स हैं वो 3 मंथ के क्रेडिट पे कोई भी जो है वो ऑर्डर लगा सकते हैं। In the light of the above, identify the 2 factors affecting capital requirement of Steel One Enterprises. आपको कोई 2 फैक्टर बताने हैं जो आपकी इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हो। रीजन के साथ स्टेट विद द रीजन वेदर द फैक्टर इज आइडेंटिफाइड अबव विल रिजल्ट इन हाई और लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो वो फैक्टर आप पहचाने वो भले ही आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो हो या हाई हो, आपको उस फैक्टर के
पॉइंट्स बताने हैं, 2 फैक्टर बताने हैं। तो जो 2 फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहली बात नेचर ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस में इस तरह की चीज़ें नहीं चल सकती, ये मैटर करता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है। उसके बाद क्रेडिट अलाउड हो गया। क्रेडिट अलाउड का मतलब इनकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिबरल है तो उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी कि जिसकी जितनी बड़ा बिजनेस प्रपोर्शन होता है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये है यहाँ पे इस केस का मतलब। हमें अपने रीज़न के साथ ये भी बताना है कि जो रीज़न आप दे रहे हैं ये इस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी हाई होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे बतानी है। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस से क्या होगा, बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है कि आप किन टर्म्स में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल में डीलिंग कर रहे हैं, फिनिश गुड में डीलिंग कर रहे हैं, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफेक्ट करेगा। क्रेडिट आपका क्रेडिट पे बिजनेस चल रहा है तो जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा दिया गया तो उस सिचुएशन में आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है हाउ डू डेब्ट एंड इक्विटी डिफर इन देयर कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व। ये कॉस्ट का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख चुके हैं। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इक्विटी एंड डेब्ट इज क्वाइट वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपका जो हाईलाइट है वो यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बूम। जो इंडिया के इक्विटी मार्केट्स हैं वो बूम के फेज से गुजर रहे हैं, यानी बहुत हाई इंक्रीमेंट है, स्टॉक मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस हैज रिजल्टेड इन लॉट्स ऑफ वेंचर्स वाइंग for a market share and all enterprises trying to keep up their pace with which changes are taking place in the economy। इससे क्या है, जो नए वेंचर्स हैं वो भी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और ओल्ड जो पुराने एंटरप्राइज हैं वो मार्केट में उनके साथ अपनी स्पीड बनाने में लगे हुए हैं। तो द टेक्निकल इनोवेशन हैज हेल्प्ड इवन स्मॉलर बिजनेस टू कम्पीट ऑन ग्लोबल स्केल। और इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ या उसकी हेल्प से ही छोटे बिजनेस भी ग्लोबल स्केल पर कम्पीट कर पा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स हाईलाइटेड अबव विच इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सच एंटरप्राइज। तो इस तरह के एंटरप्राइजेस के लिए वर्किंग कैपिटल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। बिजनेस साइकिल हो गया, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो गया, लेवल ऑफ कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बुक से देख के लिखने पड़ेंगे, जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका, स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड wants to raise funds of ₹40 lakh for its new project। जो आपका स्मार्ट स्टेशनरी है, स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड है, वो फंड रेज करना चाहती है 40 लाख का अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी टू रेज द अमाउंट। और जो मैनेजमेंट है वो 40 लाख का 3 सिचुएशन है जहाँ पे 40 लाख का ओवरऑल इक्विटी हो, एक सिचुएशन में 30 लाख का इक्विटी 10 लाख का डेब्ट, और एक सिचुएशन में 10 लाख की इक्विटी 30 लाख का डेब्ट, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो इंटरेस्ट रेट 9% है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹100 है, टैक्स रेट आपका 30% है, ईवेट आपको दिया हुआ है 8 लाख। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। इसके सोल्यूशन को मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। चलिए अब देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ आपका केस स्टडी नंबर 32। जो क्वेश्चन है 32 उसमें हमारे पास पहली सिचुएशन में क्या है, हमारा ओवरऑल इक्विटी 40 लाख है, ठीक है। डेब्ट हमारा 9% था, डेब्ट पे हमारा इंटरेस्ट 9% था, ईबिट हमारा 8 लाख था, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स हमारा 8 लाख था। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट माइनस करते हैं। तो हमने ईबिट में से क्या किया, माइनस किया, कितना, इंटरेस्ट रेट 9%। लेकिन इस सिचुएशन में तो हमारे पास डेब्ट है नहीं, तो इसमें माइनस होगा 0। तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आ गया क्या, 8 लाख। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए माइनस करेंगे 30%, 8 लाख से 30% माइनस करेंगे तो 2,40,000 माइनस होके हमारे पास आ गया 5,60,000। तो 5,60,000 हमारे पास क्या आया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर हम निकालते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन
ओवरऑल कैपिटल, ठीक है, ओवरऑल कैपिटल जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14, ठीक है। ओवरऑल कैपिटल नहीं आया, ओवरऑल कैपिटल नहीं, सॉरी, अर्निंग पर शेयर का आपका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का जो नंबर है वो आपका नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा 5,60,000 और इक्विटी, अब नंबर ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें शेयर की फेस वैल्यू दी हुई है, शेयर की फेस वैल्यू हमारी है 100 रुपये, ठीक है। तो 40 लाख का 100 रुपये के हिसाब से निकालना, 40 लाख का 100 रुपये के हिसाब से आएगा 40,000। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारी अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है 14 रुपये, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में हमने हमारा जो ओवरऑल इक्विटी कैपिटल है वो 30 लाख है, यानी कि अब जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी होगा वो कितना होगा, 30,000 होगा। डेप्ट 10% है तो 10% का 1% हो गया, 10% का 10% का 9% हो गया 90,000, 10% का 9% क्या हो गया, 10% का 9% हो गया 90,000। तो हमने निकाला अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आया हमारा 7,10,000, क्योंकि 90,000 हमारा डेप्ट पे इंटरेस्ट है 9% का। अब 7,10,000 क्या है, 7,10,000 के 30% को हम माइनस करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। तो 7,10,000 में से 2,13,000 जो 7,10,000 का 30% है वो आया हमारा 4,97,000। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 4,97,000 डिवाइडेड बाय 30,000, बिकॉज अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा अर्निंग पर शेयर 16.57। यानी इस सिचुएशन में हमारा जो हमारी अर्निंग है वो अर्निंग पर शेयर डेट में इंक्रीज हो रही है। लेकिन थर्ड सिचुएशन में हमने इक्विटी कैपिटल कर दी 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का मतलब आपका नंबर ऑफ इक्विटी होगा 10,000, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू से आप कैसे निकाल सकते हैं। और जो डेप्ट है हमारा, डेप्ट था हमारा 30 लाख, ठीक है। ओवरऑल कैपिटल 40 लाख। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम 30 लाख का 9% माइनस करेंगे। 30 लाख का 9% कितना होगा, 30 लाख का 9% होगा 2,70,000। तो 8 लाख में से 2,70,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 5,30,000, 5,30,000। 5,30,000 का 30% माइनस करेंगे फॉर टू गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT, वो आएगा हमारा 1,59,000, 1,59,000। तो 3,71,000 हमारा आ गया फाइनली अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। और ओवरऑल अर्निंग पर शेयर निकालेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, तो हमारा आएगा 37.1। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो फेवरेबल रहा, ठीक है। और 10 अंडर अल्टरनेटिव 3, हमारे थर्ड अल्टरनेटिव 3 में हमें फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसमें, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का, अगर आप सेकंड वाला पार्ट देखें, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेप्ट। क्या अगर हम डेप्ट को, जैसे इस सिचुएशन में डेप्ट को बढ़ाने से हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये केवल और केवल इट इज द मैटर ऑफ रेशियो एंड द रेट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे इस सिचुएशन में हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है आपका ओवरऑल ईबिट अपॉन ओवरऑल कैपिटल इनटू 100। तो यहाँ पे ईबिट की बात करूँ तो यहाँ पे ईबिट है आपका 8 लाख, ठीक है। ओवरऑल कैपिटल है आपकी 40 लाख, ठीक है, इनटू 100। तो उसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20%। आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 20% आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9% है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट फेवरेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है, 33 है आपका एक्सप्लेन ब्रीफली यानी 4 फैक्टर्स विच इफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ये 34, 30, 33, 34, 35 अपने आप देखेंगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 36 वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, क्या कहता है 36 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। वेरोनिका लिमिटेड, अ रेप्यूटेड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नीड्स ₹20 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। जो कंपनी है उसको 20 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो मिस्टर अलिंद जिंदल, पर्सन है जिसका नाम मिस्टर अलिंद जिंदल है,
द CEO ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, और वो ये सारा फंड इक्विटी से रेज करना चाहते हैं. द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर निखिल सचदेवा सजेस्ट दैट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बी ऑफर्ड द प्रिविलेज टू सब्सक्राइब टू न्यू इशू ऑफ शेयर्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी विच वॉज एग्रीड बाय मिस्टर अनिल जिंदल. उन्होंने याद दिलाया कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि इफ एनी कंपनी इज इशूइंग न्यू सिक्योरिटी, सो दोज न्यू सिक्योरिटी मस्ट बी इशूड टू फर्स्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले इशू किया जाए. नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल. ठीक है, आपको क्या करना है, यानी किस मेथड से कंपनी जो है नए शेयर्स को इशू कर सकती है. इसमें जो है आपका राइट्स इशू है. ठीक है, राइट्स इशू का मतलब जब कंपनी फॉर्म होती है तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट होता है कि अगर कंपनी नई सिक्योरिटी इशू कर रही है तो नई सिक्योरिटीज पे पहला राइट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है, जिससे कि जो उनका कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं हो जाए. ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 37. ठीक है, केस स्टडी नंबर 37 क्या कहती है एक बार देख लेते हैं. केस स्टडी नंबर 37 है आपकी, वीवो लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल. वीवो लिमिटेड की कंपनी है, टेक्सटाइल बनाती है. इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 लाख. इसकी जो इक्विटी कैपिटल है वो आपकी 60 लाख है. द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वाज ₹0.50, और प्रीवियस ईयर में इसकी जो अर्निंग पर कैपिटल था वो था, अर्निंग पर शेयर था वो 0.50 था. द कंपनी रिक्वायर एडिशनल ऑफ ₹40 लाख, और कंपनी को एडिशनल 40 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है. और कंपनी रेज द फंड बाय यूजिंग 10% डिबेंचर्स फॉर द सेम. और कंपनी ने कैसे फंड रेज किया, 10 डिबेंचर रेज करके. ठीक है, इस सेम कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स फॉर द सेम. कंपनी ने 10% डिवेंचर शेयर कर दिया ओवरऑल कैपिटल का. ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, और करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 8 लाख का. ठीक है, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इट पे टैक्स 40%, और जो टैक्स डिवेंचर्स पे दिया गया, सॉरी जो टैक्स ओवरऑल ईबिट पे दिया गया वो दिया गया 40%. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. ठीक है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देख लेते हैं. इस सिचुएशन में हमारे पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल गिवन है. ठीक है, शेयर कैपिटल है हमारी 60 लाख. ठीक है, जिसके हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है. डिवेंचर्स जो डेट कैपिटल है हमारी 40 लाख, जिसपे जो इंटरेस्ट रेट था हमारा 10% था. तो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल कितनी हो गई, ओवरऑल कैपिटल हो गई हमारी 1 करोड़. ठीक है, अब ईबिट क्या आया है, प्रॉफिट्स आए हैं, जो प्रॉफिट आया है 8 लाख. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल देंगे. अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के लिए इंटरेस्ट माइनस किया. 40 लाख का 10% इंटरेस्ट 4 लाख, तो आपका जो ओवरऑल अमाउंट आया अर्निंग बिफोर टैक्स का वो 4 लाख आया. इसके बाद हम इसमें जो टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स का आपका 40% एंड 4 लाख का 40% होगा 1,60,000. तो ओवरऑल अमाउंट बचा हमारे पास 2,40,000. अब हम निकालेंगे इसका अर्निंग पर शेयर, यानी कि EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी. ठीक है, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी. अब EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी, अब आप बोलेंगे सर इसमें यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी तो गिवन ही नहीं है. अब नंबर ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ इक्विटी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो हमें शेयर कैपिटल दी हुई है. शेयर कैपिटल हमारी कितने की है, 60 लाख की शेयर कैपिटल है. ठीक है, अब 60 लाख की शेयर कैपिटल का मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर में अर्निंग हुई है, प्रीवियस ईयर में अर्निंग हुई थी आपकी अर्निंग पर शेयर 0.50. ठीक है, प्रीवियस ईयर में अर्निंग आपकी थी और 0.50, तो आपकी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग. इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या है, जो हमारा शेयर कैपिटल है उसको हम 100 रुपये पर शेयर अज्यूम कर लेंगे. 100 रुपये पर शेयर अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपये पर शेयर अगर हम अज्यूम करते हैं तो हमारे ओवरऑल शेयर होते हैं 60 लाख. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो आया अर्निंग पर शेयर वो 4 रुपये आया. यानी कि अगर हम डेट को इंक्लूड करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप शेयर की अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं. आपको एक सिचुएशन निकालनी है जो आपको वेरीफाई करके दे दे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी अर्निंग बढ़ गई, तो यानी डेट को जब इंक्लूड किया गया तो आपकी अर्निंग जो है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो शेयर होल्डर को हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है कि शेयर होल्डर विल गेट बेनिफिट बाय इंक्लूडिंग द डिबेंचर ऑफ 40 lakhs. ठीक है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर. बी क्या कहता है,
ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर दैट फेवर द इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको 3 फैक्टर बताने हैं जो फेवर करते हैं डिबेंचर इशू को। तो जैसे कि आपको ये बताना है कि किस तरह से आपका डेट कैपिटल बेनिफिट क्यों है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी आपको बतानी है। तो इसके लिए आपको ये 3 फैक्टर जो मैंने पढ़ाया है और बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उठा के रख सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट लो है, ठीक है, कैश फ्लो सिचुएशन में डेब्ट ज़्यादा वायबल होता है, इंटरेस्ट आपका जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से पॉइंट्स आपको निकाल के लिखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। कोई अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंड्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर, एक्सप्लेन एनी सच 6 फैक्टर्स। आपको फंड्स बताने हैं जो किन किन फैक्टर्स पे आपके फंड्स रिक्वायरमेंट की जो डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। आपको ऐसे फैक्टर्स 6 फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, जो आपकी फंड रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। 40 एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिसीजन दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी रिटर्न इन द बिजनेस। अब देखिए प्रॉफिट की बात की गई है, यानी कि आपको डिविडेंड डिसीजन के बारे में लिखना है, डिविडेंड डिसीजन के इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केस स्टडी नंबर 41, हमारी लास्ट केस स्टडी है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मोनिशा कंज्यूमर गुड्स इज अ लीडिंग कंज्यूमर गुड्स चेन, एक कंपनी है, ठीक है। मोनिशा कंज्यूमर गुड इज अ लीडिंग कंज्यूमर गुड चेन विद अ नेटवर्क ऑफ 46 स्टोर। इस कंपनी के नेटवर्क में 46 स्टोर्स हैं अक्रॉस मुंबई के आसपास, अक्रॉस मुंबई, दिल्ली एंड पुणे। इट वॉज स्टार्टेड बाय मोनिशा गुप्ता इन 1987 और ये शुरू की गई थी 1987 में बाय मोनिशा गुप्ता। आगे इट हैज़ अ लार्ज मार्केट शेयर इन मुंबई, और मुंबई में इसका बहुत लार्ज मार्केट शेयर है, मुंबई, दिल्ली एंड पुणे, सॉरी। Looking for an opportunity to expand, and they are looking for the opportunity to expand. It has decided to open a new branch in Kerala, and they want to open a new branch in Kerala. It has to decide on what new resources it will invest in so that it is able to earn the highest possible return for its investor. यानी किन तरीकों से इन्वेस्ट करें जिससे कि अपने इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न दे सकें। तो हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे दिया हुआ है इन 2 लाइन्स में, ठीक है, इनको अंडरलाइन करता हूँ मैं अलग कलर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वंस द कंपनी बिलीव्स दैट इट विल बी एबल टू जनरेट हायर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, इट ऑल्सो हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ दिस प्रोजेक्ट विल गेट फंडेड। तो यानी कि यहाँ पे अब आपका क्या आ गया, यहाँ पे अब आपका फाइनेंशियल डिसीजन की बात आ गई। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, ब्लैक कलर में जो है। द फाइनेंस मैनेजर अतुल वाज टोल्ड टू हैव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन वेरियस सोर्सेज ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट फंडेड सो एज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। यानी इस तरह के सोर्सेज पे ध्यान देने की बात की गई जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करें। अतुल आफ्टर असेसिंग द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अतुल ने कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को असेस करने के बाद क्या किया, evaluated the cost of different sources of finance and compared the risk associated with each source as well as cost of raising funds। उसके बाद अतुल ने डेटा प्रेजेंट किया जिसमें हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट एंड जो रिस्क था, रिस्क फैक्टर था, ये सारा का सारा डिटेल्ड रिपोर्ट अतुल ने प्रेजेंट की। क्वेश्चंस क्या हैं, एस्टेट द 2 फाइनेंशियल डिसीजन, दोनों फाइनेंशियल डिसीजन मैंने आपको बता दिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग ईच ऑफ डिसीजन, ये आपको देख के लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ केस स्टडी एंड क्वेश्चंस का ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। एंड एक चीज़ ध्यान रखें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन आई कैन अश्योर आपका ये चैप्टर बोर्ड के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।